क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम धातु निष्कर्षण चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे और इस चैप्टर में हमने कुछ विशेष विधियों के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे कि हमने कल थर्माइट विधि के बारे में पढ़ने का कार्य किया था, कुछ विद्युत अपघटनी विधि के बारे में हमने बात करने का कार्य किया था। उसी क्रम में मैं कुछ और जो टॉपिक्स हैं वो बचे हुए हैं उनके बारे में और मैं आज बात करूँगा। देखिए, जैसे कि सबसे पहले हेडिंग के अंतर्गत आता है मंडल परिकर्षण की विधि, जो आपकी विद्युत अपघटनी विधि कल मैंने पढ़ाई थी। उसके बाद आपकी मंडल परिकर्षण की जो विधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आती है और कई बार एग्जामिनेशंस में ये पूछी जाती है। तो मंडल परिकर्षण के बारे में हम बात करते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत विशेष तौर पे हमें याद रखना है, इस विधि द्वारा उच्च कोटि की शुद्धता वाली धातुएं प्राप्त की जाती हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि अशुद्धियां ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक मिले रहने का क्या करती है? कार्य करती है। सिद्धांत हमें विशेष तौर पे यहाँ पे याद रखना है। सिद्धांत हमारा प्रमुख रूप से क्या है? सिद्धांत है, यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि अशुद्धियां जो होती है वह ठोस धातु की अपेक्षा गलित धातु में अधिक मिले रहने का क्या करती है? कार्य करती है। विधि क्या है इसकी? इसकी विधि में आता है, इस विधि में अशुद्ध धातु के एक छड़ के ऊपर चक्रीय ऊष्मक को घुमाया जाता है, जिससे उसके निकट की धातु पिघल जाती है। जैसे जैसे ऊष्मक आगे की ओर बढ़ता जाता है तो शुद्ध धातु पुनः क्रिस्टलित होने का कार्य करती है तथा अशुद्धियां गलित अवस्था में आ जाती हैं और सिरे पर एकत्रित हो जाती हैं, जिसे हम काटकर अलग करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। देखिए, इस टॉपिक के बारे में जो मंडल परिकर्षण की क्रिया है इसके बारे में ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाली कोई अशुद्ध धातु का पाया जाने वाला प्रमुख रूप से कोई टुकड़ा है। इस टुकड़े के ऊपर हमने एक पाए जाने वाले चलयमान ऊष्मक को प्रमुख रूप से हमने इसके ऊपर लगाने का कार्य किया। ये जो प्रमुख रूप से पाया जाने वाला ऊष्मक है, यह प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो चक्रीय ऊष्मक है, ये चक्रीय ऊष्मक क्या करेगा? ये प्रमुख रूप से पाए जाने वाली अशुद्ध धातु की छड़ के चारों ओर प्रमुख रूप से घूमने का क्या करेगा? कार्य करेगा। जब ये ऊष्मक चारों ओर घूमने का कार्य करेगा तो जो भी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अशुद्धियां हैं, चूंकि प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो अशुद्धियां होंगी, इनका प्रमुख रूप से पाए जाने वाला जो गलनांक होगा वह प्रमुख रूप से कैसा होगा? कम, और धातु का गलनांक प्रमुख रूप से कैसा होगा? बहुत अधिक। तो जो पाई जाने वाली अशुद्धियां है ना, वो अशुद्धियां प्रमुख रूप से यहाँ पे क्या होंगी? गलित होंगी। जब ये चक्रीय ऊष्मक प्रमुख रूप से घूमेगा तो इसके घूमने के कारण होगा ये कि अशुद्धियां जो होंगी वह प्रमुख रूप से गर्म होकर प्रमुख रूप से क्या करने लगेंगी? पिघलने लगेंगी। जब ये पिघलने लगेंगी तो यह ऊष्मक के द्वारा प्रमुख रूप से आगे की ओर बहने का क्या करती जाएगी? कार्य करती जाएगी। इस प्रकार से होगा ये कि जो पाई जाने वाली प्रमुख रूप से अशुद्धि है ना, वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धातु के एक किनारे पर आकर एकत्रित होने का क्या करेगी? कार्य करेगी। और पाई जाने वाली जो हमारी धातु है वह धीरे धीरे प्रमुख रूप से ठंडी होगी और पुनः अपनी अवस्था में ठोस अवस्था में वापस पहुंचने का क्या करेगी? कार्य करेगी। अब सारी अशुद्धियां प्रमुख रूप से पाई जाने वाली किनारे की ओर आ गई, इसको हम प्रमुख रूप से यहाँ से काट कर क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। इस प्रकार से हमें प्रमुख रूप से पाई जाने वाली किसकी प्राप्ति हो जाएगी? शुद्ध धातु की प्रमुख रूप से क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। इसी विधि को हम प्रमुख रूप से जो हमारे प्रमुख रूप से पाई जाने वाली शुद्ध धातु जो है, जो हमारे प्रमुख रूप से पाई जाने वाली शुद्ध धातु जो है वह प्रमुख रूप से यहाँ से प्राप्त होने का क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। यहाँ से हमें प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो शुद्ध धातु है वह प्रमुख रूप से क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। इसी विधि को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो विधि है, इसको हम प्रमुख रूप से मंडल परिकर्षण की क्रिया के नाम से या मंडल परिकर्षण की विधि के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इस विधि के द्वारा प्रमुख रूप से हम उन धातुओं को शोधन का कार्य करेंगे जो प्रमुख रूप से अत्यधिक कैसी होती है? एकदम शुद्ध होती हैं। उनका परिकर्षण प्रमुख रूप से इस विधि के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से हम इसको याद रखते हैं। ठीक है, अगला देखें, नेक्स्ट टॉपिक में आए। अगला टॉपिक जो लिखा हुआ है वो है खपरीकरण की क्रिया या क्यूपलेशन की क्रिया के नाम से इसको हम जानते हैं। तो खपरीकरण की क्रिया के अंतर्गत अगर हम बात करें तो खपरीकरण की क्रिया के अंतर्गत आता है खपरीकरण या क्यूपलेशन की क्रिया क्या है? तो इस विधि का उपयोग उन धातुओं के लिए किया जाता है जिनमें उपस्थित अशुद्धियां आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु को हड्डी की राख से बने हुए अंडाकार क्रूसिबल में रखने का कार्य करते हैं, जिसे हम क्यूपेल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इसे गर्म किया जाता है और पिघली हुई धातु पर वायु की तेज धारा को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं, जिससे अशुद्धियां ऑक्सीकृत होकर वायु की तेज धारा के साथ पृथक हो जाती हैं तथा ट्यूबवेल पर प्रमुख रूप से अशुद्ध धातु शेष रह जाने का क्या करती है? कार्य करती है। इस विधि का उपयोग प्रमुख रूप से पाए जाने वाले चांदी के परिकर्षण के अंतर्गत प्रमुख रूप से किया जाता है। ये क्रिया आपने कहाँ पे देखी है? यह क्रिया आपने सुनार की दुकान के अंतर्गत आपने देखने का कार्य किया है। सुनार की दुकान के अंतर्गत अगर आप जाओगे
जहाँ पर प्रमुख रूप से धातुओं को गलाने का कार्य किया जाता है, वहाँ पर आपने प्रमुख रूप से विधि के अंतर्गत कार्य किया। क्यूपलेशन की क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि एक प्रमुख रूप से पाई जाने वाली हड्डी की राख की बनी हुई एक ऐसी प्याली होती है, इस प्याली को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्यूपेल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें आपने प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अयस्क को रखने का कार्य किया। अब हमने जब यहाँ पे प्रमुख रूप से अयस्क को रखा, अयस्क को रखने के बाद हम करते क्या है कि इसको प्रमुख रूप से गर्म करते हैं। आप इसको प्रमुख रूप से गर्म करेंगे और एक तरफ से प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वायु की, जो वायु की तेज धारा है, उसको हम प्रमुख रूप से प्रवाहित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। आप एक तरफ से प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो क्यूपेल में रखा हुआ, ये हमारा प्रमुख रूप से पाया जाने वाला क्यूपेल है, जो हड्डी की राख से मिलकर बना है, और इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पाया जाने वाला ये हमारा अयस्क रखा हुआ है। इसको हमने गर्म किया और एक तरफ से वायु की तेज धारा को प्रवाहित करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जब वायु की तेज धारा को प्रवाहित किया जाएगा, हम इसको गर्म करेंगे तो अशुद्धियां कहाँ हो जाएंगी, अयस्क पिघलेगा, अशुद्धियां कहाँ आ जाएंगी, ऊपर। अब वायु की तेज धारा को प्रवाहित करेंगे तो जो पाई जाने वाली प्रमुख रूप से गैसें हैं, वह प्रमुख रूप से वायुमंडल के अंतर्गत मुक्त होने का क्या करेंगी, कार्य करेंगे, और अशुद्धियां गैसीय अवस्था के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में क्या हो जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी। और यहाँ पर प्रमुख रूप से हमें पाई जाने वाली जो गलित धातु होगी, वह प्रमुख रूप से क्यूपेल में या प्रमुख रूप से क्रूसिबल के अंतर्गत प्रमुख रूप से क्या होती है, प्राप्त होती है। इस विधि को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो विधि है, इसी विधि को हम कपरीकरण की क्रिया या क्यूपलेशन की क्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 नंबर की परिभाषाओं के अंतर्गत आने का कार्य करता है। चलिए आगे आते हैं अगले टॉपिक में। इसके बाद तीसरे टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है अब वो है प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां। ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, निष्कर्षण के बारे में बात हो गई है। अब चूंकि जब निष्कर्षण का कार्य करेंगे तो हमें कहीं पे किसी ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पर प्रमुख रूप से हम प्रगलन, निस्तापन, भर्जन के कार्य को कर सके। तो निस्तापन, भर्जन और प्रगलन की जो क्रियाएं होती हैं वो भट्टी के अंतर्गत संपन्न होने का क्या करती है, कार्य करती है। अग्निशय ईंटों से मिलकर बनी हुई विभिन्न प्रकार की भट्टियां आती हैं, उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा अलग अलग सिद्धांतों पर हम प्रमुख रूप से धातुओं को गर्म करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धातु को या उस प्रकार की भट्टी को प्रमुख रूप से उपयोग में लाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। देखिए सबसे पहली भट्टी हम यहाँ पे जो आज पढ़ने का कार्य कर रहे हैं वह है प्रमुख रूप से पाई जाने वाली परावर्तनीय भट्टी। परावर्तनीय भट्टी के अंतर्गत लिखा है यह भट्टी अग्निशय ईंटों से मिलकर बनी होती है। इस भट्टी को प्रमुख रूप से 3 भागों के अंतर्गत बांटने का कार्य किया जाता है। सबसे पहला स्थान आता है अग्नि स्थान या भट्टी। तो याद रखना यह भट्टी का वह स्थान है जहाँ ईंधन को जलाकर ऊष्मा को उत्पन्न करने का कार्य किया जाएगा। अग्नि स्थान है मतलब यह वह स्थान होगा जहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अपने ईंधन को जलाएंगे और वहां से प्रमुख रूप से ऊष्मा को उत्पन्न करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। बी आता है चूल्हा या भट्टी का तल। तो यह वह स्थान होता है जहाँ पर घान मतलब समझ रहे हैं, घान का मतलब समझो। यहाँ पर हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अयस्क को, इसको बेटा अयस्क को, जो हमारा अयस्क होता है ना अयस्क, उसको हम प्रमुख रूप से सांद्रित अयस्क जो होगा उसको हम प्रमुख रूप से घान के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो वह स्थान जहाँ पर प्रमुख रूप से घान को पीस कर रखने का कार्य किया जाता है, उस स्थान को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले चूल्हा या घान पाए जाने वाले उस स्थान को हम प्रमुख चूल्हा या घान के नाम, चूल्हा या भट्टी के तल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगले में आ जाइए सी में चिमनी लिखी हुई है, चिमनी। तो आपको मालूम है कि जब प्रमुख रूप से विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां बनेंगी तो यह भट्टी का वह भाग होना चाहिए जहाँ से व्यर्थ गैसें हैं, जो बेमतलब की गैसें हैं, जिनको हमें अशुद्धि के रूप में अलग करने का कार्य करना है, वह इस स्थान से प्रमुख रूप से निकलने का क्या करती है, कार्य करती है। तो याद रखना है चिमनी क्या है, चिमनी वह स्थान है जहाँ से प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अशुद्धि को निकालने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अशुद्ध गैसों को निकालने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस स्थान को हम प्रमुख रूप से चिमनी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चित्र बना हुआ है, चित्र के बारे में देखते हैं, चित्र से समझ लेंगे। 1 मिनट के अंतर्गत सारी चीजें पूरी समझ में आ जाएंगी, बस थोड़ा चित्र पर ध्यान देंगे। देखिए ये हमारे सामने जो चित्र बना हुआ है ये परावर्तनीय भट्टी के अंतर्गत पाए जाने वाला चित्र है। इसमें 3 स्थान आपको देखने को मिलेंगे। एक है सबसे पहला पाया जाने वाला अग्नि स्थान। यहाँ पे हम प्रमुख रूप से ईंधन को रख देंगे, ईंधन को यहाँ पे जलाएंगे, वायु की तेज धारा को प्रभावित करेंगे। तो जो पाई जाने वाली गर्म गैसें हैं वह प्रमुख रूप से ऊपर की ओर जाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। यह स्थान जो है इसको हम प्रमुख रूप से चूल्हा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसी स्थान के अंतर्गत हम घान को रखने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अब यहाँ पे एक बात विशेष तौर पे याद रखना, शर्त है कि हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अयस्क को बिना पिघलाए हुए उसके ऑक्सीकरण एवं अपचयन का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। परावर्तनीय भट्टी की ये शर्त होती है कि पाई जाने वाली इस भट्टी का उपयोग तब किया जाता है जब प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अयस्क को बिना गलाए हुए उसके
के ऑक्सीकरण या अपचयन के कार्य को करना होता है। तो यहाँ पे हम प्रमुख रूप से गर्म वायु को प्रभावित करेंगे। यहाँ पे जो पाई जाने वाला प्रमुख रूप से अयस्क है वो गर्म वायु के साथ क्या करेगा, क्रिया। जब गर्म वायु के साथ क्रिया करेगा तो यह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली इसमें उपस्थित जो नमी होगी ना, अयस्क में उपस्थित जो नमी होगी ना, वह वाष्प के रूप में परिवर्तित होगी और व्यर्थ गैसों के रूप में प्रमुख रूप से चिमनी से बाहर की ओर निकलने का क्या करेगी, कार्य करेगी। इस प्रकार से पाई जाने वाली जो भट्टी होती है, इसी भट्टी को हम प्रमुख रूप से परावर्तनीय भट्टी के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। यही भट्टी हमारी प्रमुख रूप से परावर्तनीय भट्टी के नाम से जानी जाती है। तो अब हमारी जो नए टॉपिक स्टार्ट हुए हैं वो भट्टियों के बारे में स्टार्ट हुए हैं। अभी हमने आज परावर्तनीय भट्टी के बारे में पढ़ा, आगे हम मफल भट्टी के बारे में पढ़ेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए बात्या भट्टी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इनमें से एक भट्टी जो होती है हर बार एग्जामिनेशन के अंतर्गत आने का कार्य करती है। तो आपको केवल विशेष तौर पर हमें शर्तें याद रखनी है, भट्टी के भाग याद रखने हैं और किसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उपयोग बनाने का कार्य करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि परावर्तनीय भट्टी का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें किया जाता है, निस्तापन और पाई जाने वाली भोजन की क्रिया में, क्योंकि यहाँ पर ही शर्त में आता है कि हम बिना पिघलाए हुए अयस्कों के प्रमुख रूप से सांद्रण का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो ये भट्टी जो होती है वह इस प्रकार से प्रमुख रूप से पाई जाने वाली भट्टी जो है इसको हम प्रमुख रूप से परावर्तनीय भट्टी के नाम से करते हैं, जानते हैं। अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह प्रमुख रूप से आपको पुनः अगली क्लासों के अंतर्गत प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। सभी बच्चों से अनुरोध है, कल बेटा क्लास है, टेस्ट होगा, तो सारे बच्चे ईमानदारी के साथ टेस्ट देंगे। अपना जो भी कुछ भी प्रमुख रूप से वो सॉल्व करते हैं वो हमें सबमिट करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। कल सुबह 8:30 बजे या 9 बजे मैं आपके सामने एक टेस्ट पेपर जो होगा वह प्रमुख रूप से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आशा करूंगा कि परसों मैं पुनः उसको चेक करूंगा तो आप बहुत अच्छे नंबर उससे प्राप्त करने का कार्य कर लेंगे और पुनः मैं प्रमुख रूप से अपने वीडियो को आगे जारी रखूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत